दोस्तों आज हम बात करेंगे 1984 नावल पर, जिसमें 4 मिनिस्ट्रीज़ हैं। मिनिस्ट्री ऑफ ट्रुथ है, मिनिस्ट्री ऑफ लव है, मिनिस्ट्री ऑफ प्लेंटी एंड मिनिस्ट्री ऑफ पीस। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रुथ, दोस्तों इसका नाम तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रुथ है, मगर इसका काम लोगों को सच्चाई से दूर करना है। प्रोपेगेंडा एंड मैनिपुलेशन इसका काम है। ये क्या करती है? हिस्ट्री को रीराइट करती है। एंड कंट्रोल ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर जब भी कभी कोई बंदा डिसेंट शो करता है या किसी गवर्नमेंट के अगेंस्ट बात करता है तो ये री एजुकेट करती है। उसके बाद है मिनिस्ट्री ऑफ लव, मिनिस्ट्री ऑफ प्लेंटी एंड मिनिस्ट्री ऑफ पीस। दोस्तों यूँ समझ लीजिए कि ये मिनिस्ट्रीज काम नाम के उलट करती हैं। अगर मिनिस्ट्री ऑफ लव है तो उसका काम टार्चर करना है, फिजिकल पनिशमेंट देना है। दोस्तों ये अभी मैं बात करूँगा एक स्लोगन पर, जो पार्टी का स्लोगन होता है। वो एक पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट है जो पावर स्ट्रक्चर को शो कर रही है। द वॉर इज अ पीस, फ्रीडम इज स्लेवरी, ignorance is strength. So these words are the official slogans of the party and are inscribed in massive letters on the white pyramid of the Ministry of Truth. Because it is introduced so early in the novel, this creed serves as the reader's first introduction to the idea of doublethink by weakening the independence and strength of individuals' mind and forcing them to live in a constant state of propaganda and used fear. The party is able to force its subjects to accept anything it decrees, even if it is entirely logical. For instance, the Ministry of Peace is in charge of taking power, the Ministry of Love is in charge of political torture, and the Ministry of Truth is in a charge of doctoring history books to reflect the party's ideology. दोस्तों, नावल के इब्तदाई तारफ़ में हम फौरी तौर पर ये सीखते हैं कि हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहाँ आम उसूल लागू नहीं होते। ये अप्रैल का एक सर्द दिन था और घड़ियाँ 13 बज रही थी। हम बड़े भाई के वजूद के बारे में सीखते हैं। मरकज़ी किरदार विंस्टन स्मिथ से मिलते हैं और उस मुआशरे की झलकियाँ देखते हैं जिसमें वो रहता है। दोस्तों, वाक़या जिसने साज़िश को हरकत में लाया वो उस वक़्त पेश आता है जब विंस्टन अपनी बगावत ख़यालात को अपनी डायरी में लिखना शुरू करता है। वो अपने आप को पहले ही मर चुका समझने लगता है। ये तजवीज़ करता है कि उसने खुद तहफ़्फ़ुज़ के जज़्बे को तर्क कर दिया है और उसकी ज़िंदगी की उसके लिए कोई कदर नहीं होती, जिसे वो उसके मकसद के लिए कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। विंस्टन की बुनियादी इंसानियत और पार्टी के गैर इंसानी पॉलिसियों के दरमियान तज़ाद और वक्त तैयार होता है। या विंस्टन के साथी जूलिया विंस्टन को कागज़ का एक टुकड़ा देती है। विंस्टन को शुबा है कि जूलिया उसकी पैरवी कर रही है और वो उसी ख्वाहिश और जुनून के मरकब के साथ देखता है। लिहाजा वो तवक्को करता है कि कागज़ पार्टी के जासूस की तरफ से एक इंतबा या एक कोडशुदा खतरा ज़ाहिर करे। उसके बजाय उसमें लिखा है, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। और विंस्टन और जूलिया अपना अफेयर शुरू करते हैं, जिससे विंस्टन की ज़ाती ख्वाहिशात पार्टी के नज़रियात तसादम के रास्ते पर चल पड़ते हैं। और इस बात का खतरा बढ़ जाता है कि विंस्टन अपनी खुद मुख्तारी बरकरार रखने के लिए कितनी दूर तक जाएगा। जूलिया विंस्टन के लिए किरदार की मुखालफत के तौर पर काम करती है, क्योंकि ऑरवेल उनके सियासी फ़लसफ़ों और मज़ाहमत के उनके अंदाज़ों का मवाजना और तज़ाद करता है। मिसाल के तौर पर विंस्टन का ख़्याल है कि पार्टी का मुकाबला किया जाना चाहिए और उसे ख़त्म कर दिया जाना चाहिए, लेकिन जूलिया सोचती हैं कि उसके अख्तियार से बचना बेहतर है, जबकि उसके सामने तस्लीम करना है। विंस्टन मायूसी में उसे बताता है कि वो सिर्फ़ कम कमर से नीचे बगावत करती है। दोस्तों, यहाँ पर फिर कुछ यूँ होता है कि पुलिस विंस्टन और जूलिया पर हमला करती है और उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। किताब के बहुत से किरदारों की तफ़हीम को उल्टा कर देती है और लहजे को आर्जी तौर पर खुशकुन से मायूसकुन और अंधेरे में बदल देती है। ये इंकशाफ हुआ है कि मिस्टर चारिंगटन, जिन्हें विंस्टन एक मेहरबान बूढ़ा आदमी और मुमकिन इत्तेहादी समझता था, वो थाट पुलिस का एक रुकन था। और ये कि पार्टी ने विंस्टन को उसे उस वक्त से ट्रैक करना शुरू कर दिया था जब उसने पहली बार डायरी खरीदी थी। विंस्टन और जूलिया को मोहब्बत के महकमे में लाया जाता है, मतलब कि मिनिस्ट्री ऑफ लव में उन दोनों को ले जाया जाता है, जहाँ कैदियों को रूम नंबर
101 میں بھیجنے جانے سے بچنے کے لیے التجا کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے. اس بارے میں کشیدگی پیدا ہوتی ہے کہ اس میں کیا ممکن ہے. اس سے پہلے کہ ونسٹن کو بلایا جاتا ہے اور دریافت کرتے ہیں، اوبرائن تمام وقت پارٹی کا ایک وفادار رکن تھا. نفسیاتی دھمکی اور جسمانی تشدد کے ذریعے اوبرائن ونسٹن کی مرضی کو توڑ دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ یقینی طور پر جواب نہیں دے سکتا کہ 2+2 4 بنیں گے یا 5. وہ تسلیم کرتا ہے کہ 2 اور 2 کبھی بھی کچھ فلسفیانہ یا نظریاتی تصورات میں 5 بنا سکتے ہیں. پھر آخر ونسٹن تسلیم کرتا ہے کہ 2+2 کا جواب وہی ہے جو پارٹی کہتی ہے. ناول کا عروج اس وقت آتا ہے جب ونسٹن کی آزاد مرضی، جو جولیا کے لیے اس کے پیار کی نمائندگی کرتی ہے، جو کہ براہ راست پارٹی نے چیلنج کیا ہے، اور اسے جولیا اور بڑے بھائی کے درمیان انفرادیت اور یکسانیت کے درمیان انتخاب کرنا ہوگا. روم 101 میں اوبرائن ونسٹن پر تشدد کرتا ہے. وہ ریٹس کو چھوڑتا ہے، جو ریٹس سے ونسٹن کو بہت فوبیا ہوتا ہے. وہ ان کو دیکھتے ہی کہ مینٹل اور فزیکلی اور سائیکولوجیکل ٹارچر کیا جاتا ہے. اوبرائن سے اسے بجائے اس کے تشدد کرنے کی التجا کرتا ہے، اسے وعدے کو توڑ دیتا ہے جس کی اس نے کبھی قسم نہیں کھائی تھی. اگر وہ مجھے آپ سے محبت کرنا چھوڑ سکتے ہیں تو یہ واقعی غداری ہوگی. روم 101 میں پارٹی صرف جسمانی اور ذہنی طور پر ہی نہیں بلکہ جذباتی طور پر بھی ونسٹن کو توڑنے میں کامیاب ہو جاتی ہے. ذاتی آزادی اور سیاسی دباؤ کے درمیان جنگ میں دباؤ جیت گیا ہے. ناول کی گرتی ہوئی کارروائی میں ونسٹن کو ایک وفادار پارٹی کے رکن کے طور پر دوبارہ معاشرے میں شامل کیا جاتا ہے. وہ جولیا سے دوبارہ ملتا ہے اور محسوس کرتا ہے کہ ان دونوں نے تشدد کے تحت ایک دوسرے کو دھوکہ دیا اور وہ اب اس کے قریب رہنے کے قابل نہیں ہے. ناول کے آخری سرد لمحات میں ونسٹن اس بات پر غور کرتا ہے کہ وہ کتنا احمق تھا. اس نے اپنے اوپر فتح حاصل کر لی تھی. وہ بڑے بھائی سے محبت کرتا تھا